अब्दुल मन्नान और मुजीम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला रोड पे मौजूद हैं। बिजली घर के पास ये एक इलाका है जिस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, और इसके साथ ही मेरे बाएं जानिब एक घर है जहाँ पे 2 कत्ल हुए हैं, यानी कि एक इनके बेटे का कत्ल और एक इनकी बहू का कत्ल। इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की थी, कोर्ट मैरिज, और उसका नतीजा ये निकला कि इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया और जो इनकी बहू थी उसको भी कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल करने वाले कोई और नहीं, मुबैना तौर पे लड़की के बुरसार, लड़की के रिश्तेदार ही हैं जिन्होंने इन दोनों को कत्ल किया है। सबसे पहले आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो वीडियो देखिए जिसमें लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और निकाहनामा भी आपकी स्क्रीन पे चलेगा, और उसके बाद आप लड़के की उस लाश को भी देखिएगा जिसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे तमाम तरह हक़ाइक़ आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका बिजली घर के पास हैं और ये जड़ावाला रोड है। हम रमज़ान साहब के घर में मौजूद हैं। मेरे हाथ में एक FIR है और एक निकाहनामा है और इसके साथ 506 के बयानात हैं। किस्सा मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इनके जो लवाहिकीन हैं, जो इनके बुरसा हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसकी बॉटम लाइन ये है कि एक लड़का और लड़की ने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की और उन्हें कत्ल कर दिया, क्या ये इसकी बॉटम लाइन है। और उसका सबूत ये है कि सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक निकाहनामा है। ये निकाह लड़का लड़की ने किया कोर्ट मैरिज की सूरत में। उसके बाद हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमने अदालत में दोनों को जो वकला हज़रात हैं वो लड़का और लड़की को अदालत के सामने अपीयर करते हैं, और वहाँ पे जाके लड़की एतराफ़ करती है, वहाँ पे जाके बयान देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये निकाह किया है और मुझे अपने घर वालों की तरफ से या इर्द गिर्द से ख़तरा भी है। तो उस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बयान रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि लड़के के ऊपर किसी किस्म की कोई फेक या फैब्रिकेटेड FIR दर्ज ना हो जाए। तो ये तमाम जो होना चाहिए था, जो इसके लवाजमात थे इस निकाह के, वो जो लड़का इसमें जो हामिद कत्ल हुआ है उसने वो लवाजमात पूरे किए हैं। ये निकाहनामा भी मौजूद है, इसके साथ बयान हल्फी जो अदालत में जमा करवाए गए वो भी मौजूद हैं 506 के बयानात की सूरत में, और जो कुछ इस निकाह में किया जा सकता था वो उसने पूरा किया। उसके बाद होता ये है कि ये एक FIR है मेरे हाथ में, और ये 31/5/2020 का ये वाक़या है, और उसके बाद FIR करते हुए ये 1/6 तक पहुंच गए, यानी कि तकरीबन 5-6 दिन उनको FIR को भी लग गए। और ये डबल मर्डर केस है। डबल मर्डर से भी आगे आप लेके चलेंगे तो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी थी, और उसका जो अल्ट्रासाउंड है उसकी भी एक कॉपी साथ में लगी हुई है, और उसमें भी बताया गया है कि लड़की प्रेग्नेंट थी। दास्तान क्या है, किस्सा क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे कौन कौन सी शख्सियात हैं वो भी हम बता देते हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आम तौर पे जब हम प्रोग्राम करते हैं ये बात काबिल गौर है कि वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और बाज़ औक़ात हम पे कोई ना कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल आ जाती है जिसमें हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हम डर की वजह से, खौफ की वजह से किसी को बताते ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब इनके बेटे और इनकी जो बहू है जिन्होंने ख़ुद से शादी की थी कोर्ट मैरिज की सूरत में, जब उनकी दौड़ें लगी हुई थी, और उसके बाद जो लड़की के रिश्तेदार थे और जो वो लोग जिन्होंने इस मर्डर में अपना किरदार अदा किया है, वो जब इनके पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने इनको धमकियां दे रखी थी कि आपने अगर किसी को बताया तो आपके बेटे की लाश आपके घर पहुंच जाएगी। इस सब के बावजूद इन्होंने किसी के सामने ज़बान नहीं खोली। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि अगर इन्होंने उस वक्त ज़बान खोली होती और शायद किसी न किसी तरीके मुजरिम कौन की टीम के साथ ही रब्ता हो गया होता तो शायद ये वाक़या ही ना होने देते हम। लेकिन अब चूँकि इनका रब्ता हमारे साथ अब हो रहा है, इनका मानना ये है कि हमने मीडिया के साथ रब्ता किया था लेकिन एक पट्टी की सूरत में एक चला था, लेकिन वो जो इन्होंने रब्ता किया वो भी उस वक्त इन्होंने रब्ता किया जब मर्डर हो चुका था। मर्डर से पहले अगर इन्होंने कॉल कर दी होती तो हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम साथ लगा देते, किसी न किसी सूरत हम इनको बचा लेते, पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते, जैसे तैसे भी करके हम इनको बचाने की कोशिश पूरी करते, और हमारे पास जो एविडेंस आते वो इनके एविडेंस से 1000 गुना ज़्यादा सॉलिड भी होते। तो ये सारी सूरत हाल आज हम आपके सामने रखते हैं। जो मकतूल है उनके भाई हमारे साथ हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर सर। ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका भाई भी आपके साथ ही यहाँ पे रहता था? जी जी सर, बिल्कुल। कितने अरसा से? सर यहाँ पे हमें तकरीबन
2 साल हो चुके हैं। उससे पहले आप कहाँ पे उससे रहते पहले हम मोहम्मदी चौक पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में रहते थे, रेंट पे। ठीक है, आज से 2 साल पहले। हाँ जी। और आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई सर पेपर कॉर्न फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। कब से? कब से? वो तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे। 3-4 साल हो चुके थे। जब आप मोहम्मदी चौक रहते थे जी जी सर। उस वक्त भी वो वहीं पे काम करता था? उस वक्त भी वो वहीं पे काम करता था। अच्छा, वहाँ से जिस घर में आप मोहम्मदी चौक में रहते जी थे सर। उस घर से ये जो लड़की आपकी जो इस वक्त भाभी थी जिसको जी, कत्ल जी, सर। किया गया है, उनका और आपके घर का फासला कितना था? उस वक्त तकरीबन सर 200 या 300 मीटर का फासला था। वहाँ पे आप कितना अरसा रहे? वहाँ पे हम तकरीबन सर 7-8 साल रहे हैं। 7-8 साल आप वहाँ पे जी, रहे हैं। और वो लोग वहाँ पे कितना अरसा से रह वो रहे शुरू थे? से वहीं पे हैं। वो शुरू से वहीं पे थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मामला इनका शुरू हुआ था, ये जो ताल्लुक़ है हामिद का और जो लड़की है जी जो सर। आपकी भाभी बनी, जी सर। इसके इस ताल्लुक़ का कभी किसी को पता चला नहीं था? सर। लेकिन अभी ये ज़हन में सोच आती है कि ये इनका वहाँ से शुरू हुआ था जी जिसका हो बाद में, सकता है सर। क्योंकि आप करीब जी, तो रहते जी, थे जी, वहाँ पे और बिल्कुल 2 सर। साल से आप वहाँ जी, से जी, छोड़ के बिल्कुल, यहाँ पे आ गए, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद था सब बिल्कुल कुछ। सर। लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे सर किसी को नहीं। ठीक है। अच्छा, आप सबको कैसे पता चला कि जी इसने शादी कर ली है या इसका रिलेशन? हमें सर ये जब यहाँ से गया ना, उस वक़्त छोटे भाई ने हामिद ने निकाहनामा और साथ ये बाकी कागजात वगैरह शोकेस पे रात को रख के गया था। और जब अम्मी सुबह उठी हैं, फजर टाइम नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद कमरे में गई हैं, तब हमें ये अम्मी ने उठा के ये दिखाया सारा। हामिद घर से कपड़े वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं सर, खाली हाथ गया। खाली हाथ खाली गया? हाथ गया। अच्छा, और ये जो चीज़ें आपने देखी तो उसको आपकी अम्मी को पता चला कि ये क्या है? हाँ जी जी सर। उनको पता चलेगा कि ये अम्मी को निकाह पता चल गया ये निकाहनामा है। अम्मी ने मुझे उठाया है और अब्बू को उठाया, अब्बू को उठा के दिखाया है। फिर मैंने हामिद को कॉल्स की हैं तो उसके नंबर्स ऑफ थे। तो उसके बाद सर कॉल के बाद एक और कॉल आई है जो लड़की की माँ की थी, लड़की की माँ की और उसकी बहन की थी। लड़की की माँ और बहन ने भी सर यही कहा है कि मेरे भाई बड़े बड़े अफसरान हैं, हमने आप लोगों को चौंक में ला और ये के। वाली जो कॉल्स हैं ये रिकॉर्ड की हैं आपने? जी सर। नाज़रीन, ये कॉल्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, पहले इनकी रिकॉर्डिंग्स सुन लेते हैं मुख्तसर सी, और इन रिकॉर्डिंग्स के बाद फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम मज़ीद पूछते हैं कि इन्होंने क्या बात की थी। जी भाजी की हाल है? ठीक हो? बहुत शुक्र अल्लाह का जनाब। ना ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਾਂ ਚਾਚੇ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ। ठीक गल है, आंदा सवेरे हस्पतालों आए हैं। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਆਂ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। आप भी ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿन ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। देखी सर। ये देख लो। सर जी एक मिनट सर जी, गल हैगी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ नहीं ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। नाज़रीन, ये वो मुख्तसर सी कॉल है जो रिकॉर्ड की गई, और एक कॉल जो है वो उनके घर से दोबारा आई, जो लड़की की वालदा और उसकी बहन है उन्होंने भी इनके वालिद साहब से की। उसका भी एक क्लिप हम चला देंगे। वो 29 मिनट की कॉल है जो इनके पास इस वक्त मौजूद है, और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को मुतारफ़ कराया, इस शख्स का नाम नहीं पता जिसने कॉल मिलाई है, लेकिन ये इनके वालिद साहब को कॉल मिलाई गई और उसमें उन्होंने बताया कि भाई जी हम जिस तरह से आपको जो टाइम दिया था उस टाइम के मुताबिक आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप ना ही हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आपका बेटा या जो बेटी भाग गए हैं जो निकाह करने के बाद, वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तकाज़ा उनका ये था जी कि हमें जल्द से जल्द जो है वो हमें हमारी बेटी और वो जो आपका बेटा है वो हमारे हवाले करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, और हाथ पे हाथ रख के ना बैठने का मतलब क्या है ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं और हम भी अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम जो था वो ख़त्म हो गया, उन्होंने कह दिया जी कि आपने कुछ नहीं किया, जी सर। और उसके बाद ये कॉल आई, और कॉल के बाद फिर आगे क्या हुआ? आप बता रहे थे कि जी वो आपको लिया, उन्होंने साथ लिया, या वो जो 5-7 गाड़ियाँ थी वो क्या चक्कर था? जी सर, वो ना खालू मेरे जो पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में रहते हैं, उन्होंने चाचू को कॉल की है।
चाचू को कॉल करके कहा है कि जी वो आए हैं हामिद और फौजिया के बारे में ना बात करने के लिए, तो वो बैठे हैं, तो आप भाई सारे आ जाओ, आके बैठ के ना उनसे बात कर लो। तो अब्बू और 2 चाचू मेरे साथ गए हैं, तो उधर अभी पहुँचे हैं, बाइक खड़ी की है, उसी वक्त 10-12 बंदों ने अब्बू लोगों को घेर लिया है और असला उनके हाथों में था, क्लैशन कोपें उनके हाथों में थी, लेके अब्बू और चाचुओं वगैरह से खालू और खालू की बेटी से उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीने हैं। मोबाइल फ़ोन छीन के और उन्होंने 5 गाड़ियाँ थीं और अब्बू को लैदा गाड़ी में, चाचुओं को लैदा गाड़ी में, दूसरे चाचू को लैदा गाड़ी में और खालू को लैदा गाड़ी में बिठा के वो ले गए हैं। और वो पहले गए हैं रत्ना गए हैं, वहाँ पे उन्होंने पूछ-गुछ की है रत्ना से। उसके बाद वो अब्बू को धमकियाँ दे रहे थे कि जी अगर वो लड़की लड़का नहीं मिल रहे तो अपनी बीवी यानी कि मेरी अम्मी और मेरी बहन हमारे हवाले करो, अगर वो नहीं मिल रहे। अगर ना ऐसा हुआ तो हमने आप लोग जो 4 लोग हमारे साथ हैं, 5 लोग, तो इनको हमने कत्ल करके इधर ही फेंक देना और किसी को पता भी नहीं चलना। फौजिया के वालिद रफ़ाकत के घर आए हैं, तो उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि जी चुप करके वापस चले जाओ, आपका लड़का आपको वापस दे देंगे। अगर आपने कोई पुलिस कार्रवाई की या अगर आपने किसी को बताया तो आपका सारा ख़ानदान हम कत्ल कर देंगे। कह रहे थे कि जी लड़का वापस मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस हवाले से सारी जो बात, ये जो 29 मिनट की एक कॉल है जी सर, जो लड़की की वालदा और जो उसकी बहन कर रही है बात, उसमें उसने ये प्रेगनेंसी के हवाले से कोई बात की है? नहीं सर, उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन लड़की 4 माह की प्रेग्नेंट थी, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने है। तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन उनको अगर ये रख के आया है, यहाँ पे गया है, तो उनको पता होगा, जाहिर सी बात है सर। वैसे भी 4 माह की वो प्रेग्नेंट थी, लड़की की माँ को तो पता होना चाहिए, उसको पता होगा, उनके घर वालों को। तो नाज़रीन, अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो ये असल में डबल मर्डर केस नहीं है, ये तो इसमें टेट्रा है। ये 4 मर्डर हुए हैं इसमें, 2 बच्चे जो उसके पेट में मौजूद थे और 2 यानी कि लड़का और लड़की दोनों, तो 4 मर्डर हुए हैं इस एक केस के अंदर। और अब ये सारी सूरत हाल है। आपने ये भी इनके मुंह से भी सुन ली है, ये लड़के के भाई हैं, मकतूल के भाई। हम इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अभी सूरत हाल अबूरी ज़मानते हैं क्या है, वो सारी तफसील भी हम आपको मज़ीद भी बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनके हाथ में एक तस्वीर है, जो राइट साइड पे जो लड़का बैठा है ये इसमें मकतूल है, इसको कत्ल किया गया है। हामिद इसका नाम है और जिसके सर पे टोपी है। और दास्तान हमने सारी सुन ली है। इनके वालिद साहब ने ये सारा कुछ फेस किया है, इनको उठा के लेके गए, इनको वहाँ पे जब ये दोबारा गए निसार शाह साहब के कहने पे, जब उनके घर में गए और उन्होंने बाहर निकाला हामिद को और इनकी आंखों के सामने उसको कत्ल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी मुद्दत में ये पर्चा कट गया? हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर पुलिस ने अब तक क्या किया इस पर्चा काटने? अभी तक कुछ नहीं किया पुलिस ने। उन्होंने बुरी जमानतें करवा ली? पूरी जमानतें कराई है, सब ने करवा ली? सब ने करवाई है। इस गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ अभी भी? अभी भी। अच्छा, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। और ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, और इसके गरीब आदमी हैं। इसके अलावा आपने किसी पुलिस ऑफिसर को मजीद कोई सीपीओ आरपीओ को कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ जी बिल्कुल दी है। किसको दी है? आरपीओ को? आरपीओ आरपीओ को। आरपीओ क्या एप्लीकेशन में आपने बताया उनको? उसे यही बताया हुआ, अभी तक कुछ नहीं होया। और धमकियों के बारे में बताइए। धमकियां दे रहे हैं ਸਾਨੂੰ। तो क्या उन्होंने कहा जी अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ गए ਤੁਹਾਨੂੰ भी मार देंगे। और उसके बाद अब दोबारा से कॉल्स वगैरह आती हैं उनकी या ख़त्म हो गई? नहीं, कॉल ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मोबाइल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। आप लोगों के जो मोबाइल हैं वो उनके पास? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। और अभी आपको कोई उम्मीद लगती है कि आपको कोई इंसाफ मिलेगा या बस ऐसे ही है? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, उम्मीद बड़ी है रब दे घर दे विच। और जो लड़के की वालदा हैं, जो आपकी अहलियाँ हैं, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? वो कोई शिफ्ट हो गए हैं डर की वजह से या क्या चक्कर है? उनका क्या स्टेटस है? ਕਿਹੜੇ ਸਮਝ आपकी जो बीवी हैं हाँ जी, हाँ वो जी। इस वक्त कहाँ पे हैं? ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਆ।
घर में ही है? हाँ जी, घर में ही। अच्छा, तो उनके साथ भी ये जो अभी हमने एक 29 मिनट की ये कॉल थी हाँ जी। और वो हमने सुनी थी, तो उसमें जो लड़की की जो बहन है वो कह रही थी कि जी जो लड़के की वालदा है उसका राब्ता रहा है लड़की के साथ, तो ये ऐसा कोई है था? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। कोई राब्ता कोई नहीं था? राब्ता नहीं ਸੀ। अगर राब्ता ਹੁੰਦਾ तो राब्ता ਮੈਨੂੰ पता चल जाना ਸੀ। मेरी ऐसा बीवी ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ देना ਸੀ। तो ऐसा कोई राब्ता नहीं ਸੀ। कोई राब्ता नहीं था। कोई राब्ता नहीं ਸੀ। तो अब मज़ीद ये आरपीओ की जो एप्लीकेशन आपने दी है उसके बाद उसने किसको मार की? एसएसपी को किया मार्क उसने? हाँ जी, एसएसपी। तो उनके पास आप गए हैं दोबारा? जी जी, उन्होंने बुलाया नहीं हमें। अभी तक नहीं बुलाया? नहीं उन्होंने? बुलाया। अच्छा, और अभी जब आप बीमार होया हुआ। अच्छा, तो अभी जब आप जाएंगे तो उस हवाले से कोई है आपको, किस तरह से जाएंगे यहाँ पे? तो अगर आपको वो कहते हैं कि जी हम आपको रास्ते में मार देंगे या ऐसा कुछ है, तो फिर वो कैसे जाएंगे आप एप्लीकेशन को भुगतने के लिए? अल्लाह दी सुपुर्द। और ये जो पैसों का जिक्र आया बीच में कि 2 बैग वगैरह थे, हाँ जी। वो पैसे लड़की अपने घर से लेके आई थी? लड़का भी और लड़की भी। वह बच्चों की शादी करनी सी, आई इस महीने। हम्म, वो पैसे भी सी, जेवर भी सी। हम्म, तो बच्चा जरा जेवर भी ला गया, पैसे भी ला गया। ठीक। उधरों लड़की भी ला के गई होगी पैसे, सही। कोई जेवर, ये सानू नहीं मिला। तो अब मज़ीद आपका ये जो केस है ये अबूरी ज़मानतों की वजह से अब रुका हुआ है। हाँ जी, बुरी जमानत। नाज़रीन, इसमें अबूरी ज़मानतों का सिलसिला ये होता है कि जब भी कोई केस, फ़ौजदारी केस जब अदालत में जाता है तो या एफ़आईआर कट जाती है, तो एफ़आईआर कटने के बाद पुलिस का अमल दखल ये होता है कि पुलिस ने उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करना होता है ताकि उनको शामिल तफ्तीश करे और उसके बाद देखे कि कौन से मुल्ज़िमान को गुनाहगार करना है अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है उनकी तफ्तीश के नज़दीक, और किसको उन्होंने बेगुनाह करना है, किसको उन्होंने इश्तियारी करना है। ऐसी सूरत में जब एफ़आईआर में नामज़द मुल्ज़िमान होते हैं वो पहले से जाके कबल अज़ गिरफ़्तारी में अपनी एक एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, वो अदालत में सेशन कोर्ट में पुट कर देते हैं। उसमें फिर होता ये है कि अदालत कोई 4-5 दिन 7 दिन जितना उनकी उसकी अदालत की डिस्क्रिशन है, उसका इख्तियार है, वो जितना मुनासिब समझते हैं उसकी वो एक अबूरी ज़मानत दे देते हैं। उसमें वो मुचलके जमा करवा दिए जाते हैं 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर ना करवाए जाएँ तो ऐसी सूरत में वो अबूरी ज़मानत खारिज हो जाती है। तो अबूरी ज़मानत इन्होंने करवा ली। वो कोई भी बंदा है जिसका जो मुल्ज़िम है, जो एफ़आईआर में जिसका नाम दर्ज है, वो अबूरी ज़मानत का हक़ इसलिए मांगता है कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ और शामिल तफ्तीश होने के बाद मैं अपने हक़ में जो मेरे पास एविडेंस हैं वो मैं तफ्तीशी को दूँगा और ऐसी सूरत में जो भी तफ्तीश होगी वो आपकी अदालत में आ जाएगी और जब भी आप तारीख़ रखेंगे उस तारीख़ को हमारे वकील साहब आके उस अदालत पे बहस करेंगे। अगर ज़मानत आपकी मंजूर होती है तो आप बाहर ही रहते हैं अदालत से, अगर ख़ारिज हो जाए तो फिर आपको पकड़ लिया जाता है। अदरवाइज़ फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। अब इसमें यह है कि इसमें 3 सेक्शन लग चुके हैं। एक 302 लगा है, 311, 148 और 149 और उसके बाद उन्होंने ऐड भी की है 382 भी और 365 भी, 365 बी की है शायद या, तो ये दफ़ात भी मज़ीद इसमें ऐड करने के लिए कहा गया है। अब इन तमाम दफ़ात के मुताबिक उन्होंने अबूरी ज़मानतें तो करवा ली हैं। अबूरी ज़मानतों में अब आजकल स्टेटस ये चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अदालतें जो हैं उनमें वकला हज़रात जो हैं वो कोरोना वायरस की बुनियाद पे भी डेट ले जाते हैं और वो अबूरी ज़मानत जो है वो आगे से आगे चलती रहती है और ये इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल की वजह से पुलिस का जुज़वी तौर पे जो अमल दखल है वो फ़िल वक्त के लिए स्टॉप है। उसकी वजह यह है कि जब तक अबूरी ज़मानतों पर हैं उस वक्त तो मुल्ज़िमान जो हैं वो घूमते फिरते रहेंगे, उनके पास असला भी उसी सूरत में रहेगा। वो यहाँ पे भी आना चाहेंगे तो वो यहाँ पे भी आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है जब तक कि वो अबूरी ज़मानतों पे हैं। जब तक कबल अज़ गिरफ़्तारी के ऊपर बहस नहीं हो जाती, अगर उनकी खारिज होती है तो फिर या तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं जाते तो इश्तिहारी करार हो जाएंगे। तो ये इसकी सारी सूरत हाल है। अब स्टेटस ये है कि ये लोग जो जिनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं इनको आप देख लीजिए और अंदाज़ा कीजिए कि क्या इनके हालात ऐसे लगते हैं कि ये बड़े बड़े वकला को पैसे दे के और इस केस की ऐसी सूरत में पैरवी कर सकें। ये ऐसा बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन और जैसे कि ये अभी बता भी रहे थे मकतूल के जो वाले साहब रमज़ान साहब हैं कि मेरे घर में जो भी पैसे थे वो हामिद लेके चला गया, वो उसी बैग में मौजूद थे जिसमें लड़की लेके आई पैसे, वो भी उसी बैगों में थे। वो 2 बैग उठाए वो ले गए, इनके पास अब कुछ नहीं बचा, इनके पास केस लड़ने के लिए भी अब इस वक्त कोई पैसा नहीं है।
ये इनकी करंट सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसको रखने का मकसद ये है कि CPO RPO साहब अगर देख रहे हैं तो आपको खुद इसमें दिलचस्पी लेना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से 2 बच्चों को नहीं, एक लड़का लड़की को नहीं बल्कि 2 बच्चों को भी कत्ल किया गया है। ये 4 मर्डर हैं जो इस एक ही इंसिडेंट का हिस्सा बने हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। और ये 21वीं सदी है, ये 2020 है, और ये फैसलाबाद जैसा एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और आप कह लें कि मसरूफ़ तरीन शहर है जिसके अंदर ये वाक़या होता है। और अभी तक मुलजिमान जो हैं वो ऐसे ही फिर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक निज़ाम है और उस निज़ाम के अकॉर्डिंग फिर जैसे निज़ाम चल रहा है वैसे ही चलेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं रमज़ान साहब कि जब आपको लेके गए थे, पकड़ के लेके गए थे, आपको भी मारा पीटा या आपको ठीक ही रखा उन्होंने? ये सानू ठीक ही रखे, आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। और ये तो तकाजा किया था उन्होंने कि अपनी बीवी को और अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दें हाँ जब जी, तक। ये उन्होंने कहा थी अगर अपनी बीवी और बच्ची साढ़े हवाले का, अच्छा, जिन्ना चिर हामद और वो नहीं मिलते थे? नहीं मिलते ठीक है। फौजिया। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ठीक है। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। और ये जो निकाह की डेट है ये कितनी लिखी है? 19 तारीख किस महीने की लिखी है, कोई पता है आपको? 19 फरवरी लिखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਮਲਾ ਵਾ, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। सूरत हाल नज़र आ रही है उस ਹਾਂਜੀ, ਤੇ सूरत हाल- ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? यानी कि आप कह रहे हैं कि 4 मंथ से बेटी जो थी वो अपने घर में मौजूद थी वो उसे अपने और घर में- प्रेगनेंसी के बाद उसकी माँ को इतना पता नहीं चल सका कि वो प्रेग्नेंट है, हाँ जी। और 4 महीने तक उन्होंने अपने घर में ये बात घर दबा में के रखी। और ये कैसे मुमकिन है ਤੇ कि उनको ਸਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜੀ ना ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸਾਇਆ, हो? भगाने में जो उनकी वालदा है उनका अमल दखल भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਹੈ। ठीक है। ਸਿਰਫ नाज़रीन, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਸੀਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। जो लड़का है उसके खालू या उसके जो चचा जान वगैरह जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस वक्त मोहल्ले में किसी से बात की नहीं जा सकती, क्योंकि मोहल्ले में भी खौफ व हिरास है। जिस तरह से इनके बच्चों को कत्ल किया गया है उसके बाद कोई भी हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसा वो खुल के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। कोई भी इस मर्डर के केस में कि जिसमें इतनी बेदर्दी के साथ किसी को कत्ल किया गया हो उसमें कोई भी आके क्यों बोलना चाहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो पुलिस, आप जानते हैं मुबैना तौर पे, या हमारा जो मुआशरा जिस तरह से पुलिस को समझता है, सबसे पहले आपकी अपनी, आप ये समझ लीजिए कि किसी के हक़ में बयान देने का मतलब ये है कि आप बैल मुझे मार, वो आपको ही उठा के ले जाते हैं। मज़ीद यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करते हैं मज़ीद, ताकि मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख सकें। और मुलजिमान जो हैं वो उनके साथ रब्ता किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनके जो मोबाइल हैं वो भी उनके पास हैं। और मज़ीद इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ अगर हमारे सामने आते हुए तो हम ज़रूर इसी प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के चचा हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी एक कॉल मौसूल हुई थी, इनसे जान लेते हैं कि वो क्या कॉल थी। और ये जो इल्ज़ाम अलैहान हैं ये उनके घरों के पास ही रहते हैं, क्योंकि ये जो मकतूल है ये इनके वाले साहब रमज़ान साहब हैं। यही कुछ अर्सा पहले ये मोहम्मदी चौक वाले एरिया में ही रहते थे, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में, और उसी एरिया में ये रहते हैं। तो ये लोग वहाँ से आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, आपको एक कॉल आई थी जब ये लड़का लड़की जा चुके थे, भाग चुके थे, उसके बाद आपको जो कॉल आई थी उस कॉल में क्या था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਗ उस्मान मंज की बात की उन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਵਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਫਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ नहीं पता लग जाएगा। और बिठा के रखा आपको? हाँ जी बिठा के। वो मोबाइल जो आपके लिए थे वो वापस नहीं नहीं आए? वापस नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो दौड़ें लग गई उसमें आप भी साथ साथ थे? हाँ जी साथ से। ये जो गाड़ियों में बिठा के लेके गए 4-5 गाड़ियों में, हाँ जी। उसमें आप भी थे? हाँ जी मैम। ठीक है। अच्छा ये साथ इनको दें ज़रा माइक। आपका क्या तारुफ है? मकतूल के क्या लगते हैं आप? मैं उसका चाचू हूँ। अच्छा आप भी चचा हैं उसके। तो इस सारी सूरत हाल में आप भी साथ ही थे? जी हम भी साथ। वो जो गाड़ियों में लेके गए आप भी साथ जाते रहे? नहीं उसमें दूसरा भाई था। और ये आपके चोटें किस तरह से लगी? हमें इधर आन के उन्होंने धमकाया था तो हामिद का पता हमें बताओ जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके हमें पता था। असि उनको ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल नहीं रहे थे। हमें पता चला था वो किसी एक साइड पे है। हम उधर को जा रहे थे, रास्ते में हमारी बाइक थी वो गिर गई थी। एक्सीडेंट हुआ होगा? जी एक्सीडेंट। अच्छा चोटें हम वगैरह? दोनों गिर गए, मेरा मुकम्मल ही चेहरा इधर से ना हो गया था जी, हाथ पे भी इधर भी काफ़ी चोटें लगी थी। इस बात का उनको पता था कि एक्सीडेंट हुआ? जी उनको बताया था हमें। कि ढूंढते हुए ही ये सब हुआ? जी उनको बताया था ढूंढते हुए। सही ठीक है। अच्छा अब तकाजा क्या है आपका, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए हम सर मज़ीद? जी जैसे पंजाब से इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ है। नाज़रीन ये प्रोग्राम आज आपने देखा है, आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखी है, हक़ाइक़ रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं, वीडियोज़ आपके सामने रख दी हैं। सूरत हाल ये है कि जितने भी मुलजिमान इस वक्त FIR में नामज़द किए गए हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको गिरफ़्तार किया गया हो। तमाम तर जो हैं वो इस वक्त तो बुरी ज़मानतों पे हैं, वो निकल चुके हैं। पुलिस का किरदार ये रहा है कि वाक़े के होने के बाद उन्होंने एक भी रेड या एक भी छापा उस एप्लीकेशन के मुताबिक किसी भी मुलजिम के घर में या किसी भी मुलजिम को पकड़ने के लिए कोशिश में किया ही नहीं है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो ये बात करते हैं मुबैना तौर पे पुलिस साजबाज है, पुलिस लाखों रुपया ले चुकी है। असर और रसूख आपने इस सारे केस में आप समझ चुके होंगे कि जिनके पास इतना वेपन है, जिनके पास इतनी गाड़ियां हैं, जो खुद अपनी कॉल्स में बताते हैं कि अगर हमको 500 बंदा भी लाना पड़ा तो हम ला सकते हैं। ऐसी सूरत में इतने लंबे चौड़े असर और रसूख के बाद क्या उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पंजाब पुलिस को दे दें? और पंजाब पुलिस में क्या ये कोई ऐसी अचंभे की बात है या ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि पंजाब पुलिस में वो तमाम अहलकार और तफ्तीशी गायब हो चुके हैं सफ़ाए हस्ती से जो रिश्वत लेते हैं? तो ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं ये किसी हद तक सादिक भी आते हैं इनकी बातों के मुताबिक। और ये जो हमने आपको इनका घर दिखाया है, साथ साथ आप देखते रहे हैं, ये इनके घर की सूरत हाल वाज़े तौर पे एक तस्वीर खींचती है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि ये पंजाब पुलिस को रिश्वत की मद में दें या अपना केस लड़ने की मद में किसी भी सूरत में दे सकें। केस लड़ने के लिए ये वकील को किस तरह से पैसे देंगे ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी है, जो मुलजिम पार्टी है, उस जानिब अच्छा खासा असर और रसूख, पैसा और तमाम तर उनके पास वो ज़राए हैं जिनके साथ वो अपने केस को दबा सकते हैं। नाजरीन जिस तरह से आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, इस पूरे प्रोग्राम के बाद अब हम ज़रूरी समझते थे कि उन मुलजिमान का भी मौक़िफ़ लिया जाए जिनका FIR में नाम दर्ज है। आम तौर पे होता इस तरह है कि मुलजिमान का नाम जो FIR में दर्ज हो जाता है उनसे मौक़िफ़ नहीं लिया जाता, लेकिन मुजरिम कौम की टीम ये ज़रूरी समझती है कि एक मौक़िफ़ इनका भी सामने आ जाए ताकि कहानी जो है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर आपके सामने हम ला सकें। एक बार आप देख सके हैं सारी की सारी सूरत हाल कि जो लड़का और लड़की का जो भी मामला था वो पूरा मामला लड़के के घर वालों ने अपनी ज़बान से सुना दिया। और उसमें उन्होंने बताया कि जी उस्मान मान साहब हैं जिन्होंने इस पूरे वाक़े में अपना एक भरपूर किरदार अदा किया है। और उस किरदार के बाद अब इनके ऊपर भी FIR है और वो जो बाकी मुलजिमान हैं जो लड़की के घर वाले हैं उनके ऊपर भी FIR है। सवालात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि इस केस से पहले आपके कुछ केसेस जो हैं वो निसार शाह साहब के पास पहले भी थे। जो निसार शाह साहब वकील हैं हमारी कचहरी में, उनके पास पहले भी लगे हुए थे, वो किस कंडीशन के हैं? सर 2013 में 29/5/2013 में मेरे घर के बाहर मेरी फैमिली के साथ वारदात हुई थी और उस वारदात के दौरान मैं भी मजरूब हुआ, मेरे चाचे का बेटा भी मजरूब हुआ। अच्छा। उस पूरे केस के हमारे वकील थे निसार शाह साहब और वो मुकदमा 2018 के आखिर में ख़त्म हुआ। उस पूरे मुकदमे को शाह साहब ने डील किया है और वो हमारे मोहल्लेदार भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं। उसके बाद मेरे 2-3 और मुकदमे थे जो सियासी थे जो 2019 में मुझ पे बने और उससे पहले भी कई सारे दोस्त अहबाब जैसे कोई हमारे पास आ जाता है, हम बतौर उन्हें मोहल्लेदार और अपने मौसम समझ के उनके पास
भेज देते हैं। ठीक है। और मेरा उनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं तो आपको ये नहीं बताया किसी ने कि जी ये जो एक अदद फाइल जो हामिद अपने घर में छोड़ के आया वो सेम फाइल वो बच्ची भी अपने घर में नहीं, मुझे नहीं उन्होंने बताया। नहीं बताया उन्होंने कि जी इनका एक निकाहनामा भी है जो घर में पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड की कॉपी है वो भी उसके साथ लगी। नहीं, वो मैंने नहीं देखी। ठीक है, मुझे अल्ट्रासाउंड की कॉपी का किसी ने नहीं दिखाया। ठीक है। जब वहाँ गए बच्ची उठ गई, शोर पड़ गया। वो कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कल रात भी ड्रिप लगी है, उससे पहली रात भी ड्रिप लगी है। हामिद का वालिद भी मौजूद था, बच्ची का चाचा शौकत और बच्ची का जो मामा राना आफ्ताब एडवोकेट वो भी मौजूद था। इनके बाकी वो सब भी मौजूद थे। वहाँ से बच्ची और हामिद को लेकर उसका बच्ची का चाचा, उसका मामू और हामिद का वालिद और ये आगे हैं फैसलाबाद। हम भी इनके साथ वापस आ गए फैसलाबाद। 27 को बच्ची गई, 29 को ये हमें साथ लेके गए। 29 की सारी रात, 30 का दिन और 31 की रात को ये वकूआ हो रहा है। ठीक है जी, जो उन्होंने सारा लिखवाया। अगर हमने इनको अगवा किया है तो ये इन्होंने एक भी 15 कॉल नहीं की। अगर हमने इनके मोबाइल छीने हैं तो इनके बुरसा ने जाकर थाने भी नहीं रपट करवाई। नहीं तो मंज साहब उनका कहना तो ये है कि जी मंज साहब ने और बाकी जो इनके सारे रुफका थे उनके पास तो बड़ी लंबी लंबी तोप जितनी गन्ने थी, उनके पास असलाहा था, वेपन था। हम डर इतना गए थे, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है। मतलब मैं उनका जहाँ से करके आया हूँ इलाका तो मैंने देख लिया जी। इलाका तो उनका जिस तरह का है पसमानदा इलाका है, वो लोग भी पसमानदा ही हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा जी हमें डरा ही इतना दिया गया था कि हम किसी को कॉल करने जोगे थे ही नहीं, और दूसरा हमारा बच्चा रिस्क पे था। ऐसी सूरत में कि जी हमारा बच्चा जो है वो भी रिस्क पे हो और वो मिल के सारे ढूंढ रहे हों और हमें भी पता हो कि जी बच्चा मिलना है और मार देना है, ऐसी सूरत में हम किसी को कॉल कैसे कर सकते हैं? जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे इधर जो बरादरी है राजपूत, उनके घर हैं 10 से 12। ठीक है। अंसारी बरादरी के यहाँ पर घर हैं तकरीबन कोई 100-150। ठीक है। ठीक है जी। अगर हम इतने ताकतवर थे तो हम 27 को बच्ची गई तो हमने तो जाकर इनके घरों में कोई बदमज़गी नहीं डाली। इनके घर हमारे इधर करीब ही हैं। हमने मफामत वाला रास्ता अख्तियार किया और बामी रजामंदी के साथ। जब हम बुआना से वापस आए हैं, बुआना भी तो हम असर नहीं रखते थे। जी जी। वहाँ पर तो हम तोपे वगैरह, हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं था उधर बैठा हुआ, वहाँ पर तो इनके घर थे ना सारे। तो वो मोहल्ला अंसारियाँ इनका है, तो ये वहाँ पर ही कोई तला कर देते, ये वहाँ पर ही 15 पे कॉल चला देते। ठीक है। तो इससे मैं उनकी बात को ये करता हूँ सेकंड कि ये सारा मेरे ऊपर बतौर सियासी सारी चीज़ें मेरे ऊपर इल्ज़ाम और मेरे सियासी मुखालिफ जो हैं। अच्छा, वापस आने के बाद बताएं। वापस आने के बाद जब हम इधर आ गए हैं तो शौकत जो बच्ची का चाचा है, जो बच्ची का वारिस वालिद है और बच्ची का मामू और इसका वालिद, उन्होंने जब पता चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है, मामला है, उन्होंने कहा जी कि हम बैठ के आपस में मामला तय कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वो बरादरी भी है, शरीका भी है, रिश्तेदारी भी है, मोहल्लेदारी भी है। आपको पता है जब बंदा बरादरी शरीके में बैठा हो बहुत सारी चीज़ें जो पसे पर्दा भी होती हैं। ठीक। उन्होंने कहा जी अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको हम बुला लेंगे। अच्छा मान साहब, उनका कहना ये है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि जी वो शामिल तफ्तीश नहीं होते, मैंने एक बात ये भी सुनी थी कि उनका मानना ये है कि जी उस्मान मान साहब या बाकी जो लड़की के घर वाले हैं उनका ये कहना है कि जी अगर आप शामिल तफ्तीश हुए तो हम आपको भी टपा देंगे। जो उन्होंने 4 बंदे ऐसे लिखवाए हैं जो बिल्कुल इस वाक़या के साथ उनका कोई मामला ही नहीं था। ठीक है। जिसमें एक बच्ची का मामू है, कर्नल है रिटायर सजाद अहमद। एक बच्ची के ताए का बेटा है अली रज़ा, ठीक है। वो भी फ़ौज में बतौर फौजी गनर ड्यूटी करता है, वो खारियाँ में मौजूद है। ठीक है जी। वो भी इस किसी जगह पे नहीं है। जो बच्ची का चाचा है अशफाक, फ़ौजी है, वो भी रिटायर है और मौजूदा वो चनाब कॉलेज जंग में बतौर कोच बास्केटबॉल वहाँ पर अपने ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो भी इस किसी जगह पे शामिल नहीं है। ठीक है जी। और ये बंदे वो मैं आपको बता रहा हूँ जिनको उन्होंने मौके पे लिखवाया है। ठीक है। कि ये बंदे मौके पे हैं और ये बंदों के लेटर अपने अदारों से महकमा पुलिस को आ चुके हैं कि ये बंदे अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी यूनिट में और अपनी अपनी जगह, अपने जिधर ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। देखें ये इनकी ये ज़्यादती देखें कि मुझे भी मौके पे इन्होंने रखा हुआ है और फायर मरवाए हैं, और ये जो बंदे हैं जो इस ज़िले में भी मौजूद नहीं हैं और उनको भी इन्होंने इंतकाम की और सियासी जो विक्टिमाइज़ मुझे किया है
उनको भी मौका वारदात पे लिख दिया कि ये बंदे भी मौके पे मौजूद हैं। तो आप इनकी इस सदाकत और इनकी हकीकत से ये अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको FIR की भी कापी देता हूँ, तो आप इसको भी पढ़ें। जैसे आपने बताया कि आप बतौर वकील भी हैं, मुझे इससे पहले नहीं पता था, आपने मुझे बताया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनकी ज़्यादती क्या है। और मेरे जितने भी सियासी मुखालफ हैं जो इस इलाका के हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो पूरा उनके साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। और उनकी ये कोशिश है कि हम किसी भी तरह जो सियासी इंतकाम है इसे लें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और मैं आपके TV चैनल की वजासत से ये कहना चाहता हूँ, और मेरी अपील है अफसरान बाला से, फैसलाबाद CPO साहब से, RPO साहब से, और मुतलका SP इकबाल टाउन और इलाका थाना बटाला कॉलोनी के जो अफसरान हैं वो मेरिट पे फैसला करें, वो अपनी तस्दीक करें, पूरी तरह से तस्दीक करें। आज 60 दिन गुजर गए हैं इस वाक़या को, और ये मुद्दई किसी जगह पर आकर शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और ना ही हमारे साथ सामने बैठ के बिलमुशाफा इन्होंने कोई तफ्तीश करवाई है। नाज़रीन, ये थे उस्मान मंज साहब। जैसा कि हमने शुरू में बता दिया था कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, और उस प्रोग्राम में आपने जो मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनका मौक़िफ़ सुना था। उस्मान मंज साहब मुलजिमान की जानिब से इस वक्त हमारे सामने आए हैं। उनके साथ हमने रब्ता करने की कोशिश की है, बाकियों के साथ भी, लेकिन हमारा रब्ता नहीं हो सका। लेकिन जिस हद तक उस्मान मंज साहब ने अपना मौक़िफ़ देना था वो उन्होंने दिया है, हमने आपके सामने रख दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देख रहे हैं, हर जगह पे इनके जो दस्तावेज़ात हैं तमाम केस की, वो भी हर जगह पे मौजूद हैं। इनका केस भी चल रहा है, इनकी जो तफ्तीश है वो भी अभी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आखिर में हमें देखना है कि इस पूरी सूरत हाल में क्या जो मरने वाले मकतूलीन हैं उनके कातिलों को इंसाफ, उनके कातिलों को जो अंजाम है उनका वो होता है या नहीं, और उनकी लाशों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ये हमारा इख्तिताम है, और ये आने वाले वक्त पे हम छोड़ते हैं कि क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर इंसाफ कर पाते हैं या नहीं। One 11 110.